हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे दिसंबर वीक 4 के। ठीक है जी। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्रिसमस स्टार के बारे में, जो कि आपका एक कंजंक्शन है ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है जी। फिर हम आपकी बात करेंगे ब्रेग्जिट के बारे में, क्या इनकी जो नई डील साइन हुई है यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में, तो आपका जियो पॉलिटिकल उस सेगमेंट का ये टॉपिक है आपका। फिर हम बात करेंगे जो आपकी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन शुरू हो गई है बंगाल बेसिन में, थोड़ी बहुत डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। फिर हम आपके वेस्टर्न घाट्स के जो ग्रासलैंड है उससे रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे इस चीज को। सेकेंड लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि एक नया इरिगेशन मॉडल डेवलप किया गया है टू हेल्प डिजर्ट विलेजर्स, जो कि आपके थार डिजर्ट के हैं। ठीक है जी। और लास्ट टॉपिक में हम थोड़ी सी आपकी बात करेंगे अबाउट द इंडिया वर्ल्ड बैंक पैक्ट जो रिसेंटली ही साइन किया गया है फॉर सेफ एंड ग्रीन हाईवेज। ठीक है जी। सो बेसिक से टॉपिक्स हैं आज के हमारे। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो यहाँ बात हो रही है क्रिसमस स्टार के बारे में। ठीक है जी, जिसे जुपिटर सैटर्न का ग्रेट कंजंक्शन भी कहा जाता है। तो सैटर्न और जुपिटर आपको पता ही है सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, इस दौरान ये दोनों ही प्लैनेट्स काफी क्लोजली अपीयर होते हैं जब भी अर्थ से इन्हें देखा जाता है। ठीक है जी। और दिसंबर 21 को ये इवेंट विटनेस करने को मिला है जब आपके दो गैस जाइंट्स काफी क्लोज थे एक दूसरे के। खास बात इस बार की क्या है कि बेसिकली जो इवेंट है आपका कोइंसाइड कर गया विद विंटर सोलिस्टिस, जो कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, और आपका समर सोलिस्टिस जो कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में था। ठीक है जी। सो जो कंजंक्शन की टर्म है बेसिकली सिर्फ सैटर्न और जुपिटर के लिए ही यूज नहीं की गई है। ये किसी भी इवेंट को इस तरीके का नाम दिया जाता है एज अ कंजंक्शन जब आपके प्लैनेट्स या फिर एस्ट्रॉइड्स काफी क्लोजली अपीयर होते हैं स्काई में जब भी उन्हें अर्थ से देखा जाता है। जैसे कि एक स्पेक्टेकुलर कंजंक्शन का नाम दिया गया था जब आपके मरकरी, वीनस और सैटर्न काफी क्लोजली अपीयर हुए थे स्काई में जून 2005 में। ठीक है जी। बट एस्ट्रोनॉमर्स ने इस वाली कंजंक्शन को ग्रेट कंजंक्शन इसलिए यूज किया है, जो ग्रेट टर्म यूज की गई है ये इसलिए की गई है बिकॉज ऑफ द साइजेस ऑफ बोथ ऑफ दीज प्लैनेट्स। और ये जो आपकी ग्रेट कंजंक्शन है ये आपकी 20 साल में एक बार होती है बिकॉज ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन। जैसे कि जो आपका जुपिटर है उसको आपके 12 साल लगते हैं एक लैप कंप्लीट करने में, बट जो आपका सैटर्न है उसको 30 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसका जो ऑर्बिट है वो काफी बड़ा है। दूसरी बात, जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटर्न पर काफी वीक है, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी। सो हर 20 सालों में एक ना एक बार ऐसा इवेंट आता है जब आपका जो जुपिटर होता है वो काफी क्लोज आता है, इसलिए इसे ग्रेट कंजंक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। इमेज में यहाँ देख जो आपका सैटर्न और जुपिटर है काफी क्लोजली यहाँ अपीयर हुए हैं कि आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते दोनों को अलग अलग। सो इस साल का कंजंक्शन रेयर क्यों है? ठीक है जी। जैसे कि हमने बात की कि हर 20 साल में ये इवेंट आता है, बट आपका ये 400 साल में एक ऐसा इवेंट आता है जब दोनों ही ये प्लैनेट्स इतने ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। इसलिए इस अलाइनमेंट को एक रेयर अलाइनमेंट भी कहा गया है। और दोनों ही आपकी जुपिटर और सैटर्न ब्राइट प्लैनेट्स हैं, इसलिए इन दोनों को देखा जा सकता है विद द नेकेड आई इवन फ्रॉम द सिटीज। तो इसीलिए ये जो आपका कंजंक्शन था ये काफी रेयर था इस साल। साथ के साथ एक और फैक्ट है इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अलाइनमेंट हुई है इस साल आपकी जुपिटर और सैटर्न की, ये आपकी रात को हुई है, जो कि आपके पिछले 800 सालों में कभी नहीं हुई थी। ठीक है जी। सो बेसिक से फैक्ट्स हैं आपके इससे रिलेटेड कि क्यों इतना रेयर माना गया है इस इवेंट को। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी क्रिसमस स्टार के बारे में। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपकी ब्रेग्जिट के बारे में। तो फाइनली एक डील साइन हुई है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जिसके चलते जो उनका फ्यूचर रिलेशनशिप है वो उसे डिफाइन करेगी। इस डील में आपके काफी सेट्स ऑफ रूल्स हैं किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन अपना काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, ट्रेड किस तरीके से करेंगे। ठीक है जी। हालांकि जो पूरा डॉक्यूमेंट है अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बट थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा किसी भी गुड्स पे जब भी आपके वो बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें जो आपकी लिमिट्स नहीं रखी गई हैं कि कितने अमाउंट ऑफ गुड्स आपके ट्रेड किए जाएंगे। ठीक है जी। फिर इसमें जो आपका यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम है वो कंटिन्यू करेंगे टू कोऑपरेट इन द एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी। बट इसमें खास बात क्या है कि यूके विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द आरएमएस एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। सो अगर हम बात करें कि इस डील में आपका इतना ज्यादा समय क्यों लग गया, हालांकि जो आपका ब्रेग्जिट है वो 2016 में ही जब आपका रेफरेंडम हुआ था उसके बाद ही फाइनल हो गया था कि आपका ब्रेग्जिट तो होना ही है। बट अब 2020 चल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि आपके 3 साल तो लग ही गए हैं इस तरीके की डील को बनने में। तो पहली बात, यूरोपियन यूनियन यूके का सबसे नियरेस्ट और बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है।
और जब आपका यूके यूरोपियन यूनियन में था तो कंपनीज अपने जितने भी गुड्स थे उन्हें बेच सकती थी, खरीद सकती थी अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन बॉर्डर्स बिना किसी तरीके का कोई टैरिफ पे किए हुए। बट अब कोई डील नहीं थी, ब्रेग्जिट हो गया, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो बिजनेसेस होंगे उन्हें अब टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जिसके चलते उनकी जो एडिशनल कॉस्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। और अगर कोई भी डील साइन नहीं की जाती तो उसके चलते आपके ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर चेक्स होते, ठीक है जी। और जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टिंग या जितना भी आपका समय लगता है किसी भी लॉजिस्टिक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, उसमें ज्यादा समय लगता, तो काफी मतलब ट्रेड में काफी दिक्कतें रहती। तो इसी के चक्कर में इस डील को साइन करने में आपका इतना समय लग गया। जैसे कि आप यहाँ टाइमलाइन में देख सकते हैं कि जो आपका रेफरेंडम हुआ था वो 2016 में हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद 2017 में इन्होंने अपना आर्टिकल 50 ट्रिगर कर दिया था, जिसके चलते उनका विड्रॉल यूरोपियन यूनियन से शुरू कर दिया गया था। फिर आपका 2018 में आते आते यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने अपना एक ड्राफ्ट विड्रॉल एग्रीमेंट तैयार किया था और उस पर एग्री किए थे दोनों पार्टीज ने। देन मार्च 2019 में ब्रिटेन ने फाइनली यूरोपियन यूनियन को लीव कर दिया था। फिर आपका इसमें ट्रांजिशन पीरियड सेट किया गया था टिल 2020, मतलब दिसंबर 2020 तक के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड सेट किया गया था, जिसमें यूके ने एक्सेप्ट किया था फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल टू एंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, रिटेन एक्सेस टू द ईयू मार्केट्स, जो भी ईयू बजट था उसमें वो पे करेंगे, बट उनका किसी तरीके का कोई पार्ट नहीं होगा इन द यूरोपियन यूनियन डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। तो ये ट्रांजिशन पीरियड सेट किया गया था। अब जो आपकी नई यूरोपियन यूनियन यूके ट्रेड डील है वो आपकी 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। हालांकि डील तो साइन हो गई है बट अभी तक ये आपका लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसमें आपकी जो दोनों पार्लियामेंट्स हैं यूके और यूरोपियन यूनियन की, उन दोनों को ये अप्रूव करने की जरूरत है। हालांकि यूरोपियन यूनियन की जो आपकी पार्लियामेंट है वो तो अभी साइन नहीं कर पाएगी, बट इसमें जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने सबमिट की है अपने एमपीज को और डेट सेट की है 30 दिसंबर को, ताकि वो इस डील पर वोट कर सकें। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा देख लें कि क्या आपका यूरोपियन यूनियन और ब्रेक्जिट है, सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन आपका एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज, जहां पर जितने भी आपके यूरोपियन यूनियन के सिटीजन होते हैं दे आर फ्री टू लिव एंड वर्क इन दिस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। जितनी भी फर्म्स होती हैं इन कंट्रीज की वो अपना सामान बेच सकती हैं, खरीद सकती हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर बिना किसी तरीके के चेक से गुजरते हुए, ना ही कोई उन्हें एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ते थे बॉर्डर्स पे। बट इसमें यूके आपका सबसे पहली कंट्री थी जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था और इसीलिए इसे ब्रेक्जिट का नाम भी दिया गया था। और ये बेसिकली जो ये ब्रेक्जिट हुआ था ये आपके पब्लिक वोट के चलते हुआ था, जो कि रेफरेंडम वहां हुआ था आपका जून 2016 में, जिसके चलते इट वाज डिसाइडेड दैट यूके इज गोइंग टू लीव यूरोपियन यूनियन। इसमें फिर ट्रांजिशन पीरियड जो हमने बात की आपका 11 मंथ का पीरियड जो सेट किया गया था, और उसके बाद ही आपके नए ईयर के पहले दिन से आपकी नई डील आपकी शुरू हो जाएगी। इसमें खास बात आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, जो कि दोनों यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने साइन की है, दोनों ने एग्री किया है, जिसके चलते जितना भी आपका ट्रेड होगा बिटवीन बोथ दिस पार्टीज उसे एनकरेज मिलेगा। किसी तरीके के जो बैरियर्स थे आपके टैक्सेस या जो चेक्स थे वो नहीं रखे गए हैं। डब्ल्यूटीओ के रूल्स के आधार पे क्या रखा गया है कि अगर दो कंट्रीज का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो बेसिकली जो ट्रेड होगा वो आपकी जो ग्लोबल बॉडी है उनके द्वारा जो रूल सेट किए गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उनके आधार पर ही वो ट्रेड किया जाएगा वहां पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन का एक तरीके से मैप है। जो आपके करंट मेंबर्स हैं वो आपके डार्क ब्लू में यहाँ मेंशन है, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है जी, फ्रांस, स्पेन। फिर आपके ऑफिशियल कैंडिडेट हैं जिन्हें एज अ कैंडिडेट माना जा रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए। फिर आपके रिकॉग्नाइज्ड एज पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। फिर आपके रिसेंटली डिपार्टेड हैं जो कि अभी आपका यूके है, ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी ब्रेक्जिट से रिलेटेड, क्या जो नई डील साइन हुई है, क्या उसके की पॉइंट्स हैं और किस तरीके से वो आपका काम करेगा। तो इसमें जो आपका ट्रांजिशन पीरियड वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, ठीक है जी। तो थर्ड टॉपिक में आपकी बात हो रही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने बेसिकली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दी है आपके अशोकनगर वन वेल में, जो कि आपका बंगाल बेसिन में है, ठीक है जी। सो इसी के चलते जो आपका बंगाल बेसिन है वो इंडिया का 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन बन गया है, जो कि आपके बाकी 7 बेसिन कौन कौन से हैं, कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, राजस्थान कावेरी, असम अरकन फोल्ड बेल्ट एंड कैम्बे, ठीक है जी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। सो बेसिकली जो आपका अशोक नगर वन वेल है ये इसने कंप्लीट कर लिया था एज एन ऑयल प्रोड्यूसर अंडर द अर्ली मोनेटाइजेशन प्लान, और इसके चलते ओएनजीसी को हम कह सकते हैं कि वो 8 में से 7 बेसिन्स पर काम कर रहे हैं, जो कि आपका 83% ऑफ एस्टैब्लिश ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को कवर करते हैं, ठीक है जी। सो जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन है उनके आधार पर देयर आर 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स इन इंडिया, जो कि आपका कवर करते हैं टोटल एरिया ऑफ 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे जो फैक्ट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो टोटल आपके इसमें 16 ऑनलैंड बेसिन्स हैं, 7 आपके लोकेटेड हैं बोथ ऑन
ऑनलैंड एज वेल एज ऑन ऑफशोर, और 3 आपके कंप्लीटली ऑफशोर हैं। तो ऐसे फैक्ट्स को आपको अपने नोट्स में कंपाइल करने की बहुत जरूरत है। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो ओएनजीसी ने कहा है जो पहला उनका हाइड्रोकार्बन असाइनमेंट था जो कि वेल टेस्टिंग के दौरान प्रोड्यूस किया गया था, वो उन्होंने दे दिया है टू द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है जी। और बेसिकली जो इंडिया ने टारगेट रखा है, जो कि ऊर्जा संगम कॉन्फ्रेंस जब आपकी हुई थी मार्च 2015 में, तो जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक टारगेट रखा था कि इंडिया अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स की जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करेगा फ्रॉम 77% इन 2013-14 टू 67% बाय 2022। 2022 के लिए काफी टारगेट्स रखे गए हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पता होना कि उस दौरान आपकी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट की जाएगी, तो उस दौरान के लिए आपके काफी टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे कि आपके इसरो के लिए भी कुछ कुछ टारगेट्स हैं, तो इन सभी के बारे में पता होना काफी जरूरी है आपको, ठीक है जी। सेडिमेंट्री बेसिन्स के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी 1 जो कि आपके कमर्शियली प्रोडक्टिविटी प्रूव्ड एरियाज हैं, उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। आइडेंटिफाइड प्रोस्पेक्टिविटी आपकी कैटेगरी 2 में रखे गए हैं। प्रोस्पेक्टिव बेसिन्स आपकी कैटेगरी 3 में रखे गए हैं। तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में जरूर उतारिए। देखिए कौन कौन से रीजन आपके कौन कौन सी कैटेगरीज में लाइक कर रहे हैं, ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, जो कि अभी आपकी बंगाल बेसिन में शुरू हुई है, और कौन कौन से आपके सेडिमेंट्री बेसिन हैं इंडिया में, ठीक है जी। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम आपके वेस्टर्न घाट्स ग्रासलैंड्स के बारे में। तो बेसिकली जो आपके ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स हैं, टीएमजी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि आपके 16 स्काई आइलैंड्स में है ऑफ द वेस्टर्न घाट, दे हैव सफर्ड बिग रिडक्शंस ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द एक्सोटिक ट्रीज, जैसे कि आपके एकासियास, पाइन्स, यूकेलिप्टस, ठीक है जी। सो इससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्ट्स के बारे में बात करें तो एज मच एज 60% ऑफ द लैंडस्केप हैज बीन मॉडिफाइड इन द लास्ट 4 डेकेड्स, जो आपके लार्ज एक्सटेंट्स ऑफ 516 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नेटिव ग्रासलैंड्स हैव बीन लॉस्ट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो आपके एरिया अंडर एक्सोटिक ट्रीज 2003 में कितना था, सिर्फ आपका 117 स्क्वायर किलोमीटर था, वो आपको 2017 में 178 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया है, ठीक है जी। ये आपकी सिर्फ पन्नीनी हिल से रिलेटेड है। बाकी एरिया जैसे आपकी नीलगिरीज नॉर्थ एंड साउथ डिवीजन हो गया, कुर्सी नेशनल पार्क हो गया, तो इनमें भी सब में इस तरीके के इंक्रीज पाया गया है ऑफ द एरियाज अंडर एक्सोटिक ट्रीज, ठीक है जी। तो जो आपकी शोला फॉरेस्ट है साउथ इंडिया की, उनका नाम बेसिकली तमिल वर्ड से आया है सोलाई, जिसका मतलब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इन्हें क्लासिफाई किया गया है एज द सदर्न माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट बाय द एक्सपर्ट्स, और ये आपके पाए जाते हैं इन द अपर रीचेस ऑफ नीलगिरीज, अन्नामलाईज, पलनी हिल्स, कालाकाडू, मुंदनथुरई, कन्याकुमारी, जो कि आपके तमिलनाडु और केरला में है। तो कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो आपके फॉरेस्ट हैं दे आर फाउंड sheltered in the valleys with the sufficient moisture and the proper drainage and an altitude of more than 1500 meters। जो अपर रीचेस हैं बेसिकली आपके इस ग्रासलैंड्स के, उन्हें हम शोला ग्रासलैंड्स कहते हैं। और जो वेजिटेशन है जो कि आपके शोला फॉरेस्ट में ग्रो होती है वो आपकी एवरग्रीन है, ठीक है जी। ट्रीज आपके स्टंटेड हैं विद मेनी ब्रांचेस, देयर राउंडेड एंड डेंस कैनोपीज अपीयर इन डिफरेंट कलर्स। जनरली जो इसके लीव्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं साइज में, और उनका लेदरी टेक्सचर होता है। रेड कलर लीव्स, जब आपके जो यंग लीव्स होते हैं वो टर्न कर जाते हैं टू डिफरेंट कलर्स ऑन मैच्योरिटी, वो एक इसका प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है शोला फॉरेस्ट का। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। एपिफाइट्स के बारे में बात करें, बेसिकली एक तरीके आपका ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी प्लांट के सरफेस पर ग्रो करते हैं, तो वो जो यहाँ पाए जाते हैं वो आपके लाइकन्स, फर्न्स, ब्रायोफाइट्स, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। बट जो इसकी अकरेंस है ऑफ द हिमालयन प्लांट, जैसे कि आपका रोडोडेंड्रॉन, जो इन शोला फॉरेस्ट में जो इसकी अकरेंस है वो अभी तक मिस्ट्री पाई गई है, एंड दीज आर थॉट टू बी द रेमेनेंट्स ऑफ द वेजिटेशन ड्रिवन टू द साउथ इंडिया ड्यूरिंग द क्वार्टरनरी आइस एज, जो कि आपकी 2.6 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी विद सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द ट्रॉपिक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है जी। तो शोलास के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो देन दे प्ले अ मेजर रोल इन कंजर्विंग वाटर सप्लाई ऑफ नीलगिरी स्ट्रीम्स। हालांकि काफी इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इन फॉरेस्ट की, क्योंकि जो आपके ट्रीज हैं इसमें काफी स्लो ग्रोइंग वेराइटीज के ट्रीज होते हैं, जो कि इनका टिम्बर प्रोड्यूस होता है उसकी बहुत ही कम वैल्यू होती है, और इसे एटलीस्ट 1 सेंचुरी लग जाती है मेच्योर होने में। बट दे एड ग्रेट वैल्यू टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री एंड आर ऑफ इमेंस यूज इन प्रोटेक्टिंग सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है जी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं ओवरहेड वाटर टैंक्स की तरह भी वो एक्ट करते हैं। और इसमें जो आपकी पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं जो कि इन ग्रासलैंड्स में सेटल्ड हैं बहुत पहले से, वो पीरियोडिकली आपकी वहां की ग्रास को बर्न करते हैं, और इसी एक्टिविटी के चलते जो शोला फॉरेस्ट की जो एडवांसमेंट है उस पर चेक लगाया जाता है। तो हालांकि जो आपके स्पीसीज हैं ऑफ द माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट वो आपके फ्लेमेबल नेचर के होते हैं, बट जो आपका रोडोडेंड्रॉन नीलागिरिकम एक स्पीसीज है, इट इज द ओनली शोला ट्री दैट कैन टॉलरेट फायर। और जो भी रेन रिसीव की जाती है फ्रॉम द
southwest and northeast monsoons. Basically it is harvested by the Shola forest grassland ecosystem, जिसके चलते जो आपकी भवानी रिवर है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि आपकी फाइनली कावेरी में ड्रेन होती है। ठीक है जी, तो एक तरीके से कहा जाता है जो आपके शोला फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ऑफ द नीलगिरीज, वो आपकी सपोर्ट करते हैं इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कावेरी डेल्टा फार्मर्स। जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो इनका एरिया है वो कम होता जा रहा है, जो आपके एक्सोटिक ट्रीज हैं इस एरिया में उनका एरिया बढ़ता जा रहा है, तो रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है एरिया सुटेबल फॉर द ग्रासलैंड रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन टू रिवर्स द डिक्लाइन। ठीक है जी, सो बेसिकली उन्होंने फोकस किया है ऑन आइडेंटिफाइंग ग्रासलैंड रेस्टोरेशन साइट्स, जिसमें उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया गया है विद हाई स्पेशल रेजोल्यूशन, रैपिड आई, आपको जरूर पता होगा इसके बारे में और उन्होंने रिकमेंड किया है केयरफुल रिमूविंग ऑफ यंग एंड आइसोलेटेड एक्सोटिक ट्रीज एट द इन्वेजन फ्रंट एंड रिस्टोरिंग ग्रासलैंड्स, बजाय डेंस स्टैंड्स ऑफ मैच्योर एक्सोटिक ट्रीज को रिमूव करने के। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि जो आपके टीएमजीज हैं, these are high elevation grasslands which form only 2% of the all grasslands in the world, और इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस में क्या है कि जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसे भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो हमने बात की, दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ वाटर टू डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है इन्हें दोबारा प्रिजर्व करना, तो उसी के लिए रिसर्चर्स अब इस पर काम भी कर रहे हैं। तो आई होप आपको बेसिक सा आइडिया लग गया होगा इस टॉपिक के बारे में। तो आइए आज का अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है आपके एक नए इरिगेशन मॉडल के बारे में, जो कि हेल्प करेगी आपके डिजर्ट विलेजर्स को। ठीक है जी, तो जो आपका नया मॉडल है ऑफ माइनर इरिगेशन थ्रू सब सरफेस पोरस वेसल्स, SSPV जिसे कहा जा रहा है, ये डेवलप किया जा रहा है, जिसके चलते जो भी आपके फार्मर्स हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं थार डेजर्ट में, तो उन्हें काफी ये हेल्पफुल रहेगा। एक्सपेरिमेंट्स के चलते ये इंडिकेशन मिली है कि पहली बात जो आपका फार्म प्रोड्यूस है उसमें आपकी हाई यील्ड आएगी, साथ के साथ जो आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है सॉइल की उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रस्टम शेप्ड वेसल्स एट द माउंट्स फॉर्म्ड ऑन द लैंड। सो बेसिकली जो आपका इनिशिएटिव है ये आपका सपोर्ट किया गया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का जो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है, उनके द्वारा सपोर्ट मिला है। और जब आपका कोविड लॉकडाउन लगा था तो उसी के बाद ये इनिशिएटिव आपका लिया गया था, ताकि जो इश्यूज हैं ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, उसे एड्रेस किया जा सके। साथ के साथ जो विलेजर्स की इनएबिलिटी है टू अर्न लाइवलीहुड्स इन सिटीज, उसे भी एड्रेस किया जा सके। ठीक है जी, तो जो आपका मॉडल है इट हैज इफेक्टिवली मॉडिफाइड वाटरिंग बाय पिचर्स, और ये आपका कंपीट करता है विद द ड्रिप इरिगेशन। तो आपका जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है, वहां पर वेजिटेबल फार्मिंग थ्रू SSPV स्टार्ट कर दी गई है ऑन द कैंपस ऑफ अरना झरना, जो कि आपका सर्व करता है एज अ डेजर्ट म्यूजियम शोकेसिंग द एरिड लैंडस्केप। तो इसमें जो आपके लोकल विलेजर्स हैं उनने क्रिएट किए हैं हीप पाइल्स ऑफ अर्थ, और वो ग्रो कर रहे हैं कुछ कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि आपकी ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच, लेडी फिंगर्स विद दिस न्यू मॉडल। ठीक है जी, ये जो आपकी SSPV है इसे बनाया जाता है विद लोकेशन स्पेसिफिक क्ले एंड सॉल्टर्स, जिसे मिक्स किया जाता है एक प्रोपोर्शन में जो कि आपकी सूटेबल रहेगी उस डेजर्ट सैंड के लिए। फिर उसे फ्रस्टम की शेप में कन्वर्ट किया जाता है और उसे बेक किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 750 to 800 डिग्री सेल्सियस विद द एडिशन ऑफ अ कार्बन लेयर इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है जी, सो इसमें जो आपकी टीम है लोकल पॉटर्स की, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है जोधपुर में, जो कि इस तरीके के वेसल्स को बना रहे हैं इन द ओपन हार्थ फर्नेसेस एट देयर हाउसहोल्ड्स। तो बिल्कुल ये आपका एक लोकल इनिशिएटिव है। तो ये जो आपके SSPVs हैं इसकी स्टोरेज है आपकी 8 to 9 लीटर्स, और ये सप्लाई कर सकते हैं इन रेडियस ऑफ लैंड मेजरिंग 1.25 मीटर्स। ठीक है जी, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी इसमें SSPV बनाए जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल लोकली मेड हैं, जोधपुर से ही बनाए जा रहे हैं, वहीं पर यूज किए जा रहे हैं। ठीक है जी, पहले आपका ये पिक्चर के द्वारा वहां पे वाटर प्रोवाइड किया जाता था उस लैंड को, अब आपका ये फ्रस्टम शेप्ड SSPV यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी आपके इस इनिशिएटिव के बारे में। तो आइए जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली ही एक नया पैक्ट साइन किया है फॉर द सेफ एंड ग्रीन हाईवेज। ठीक है जी, तो इसमें जो आपकी ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो आपका सपोर्ट करेगा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के जो 783 किलोमीटर ऑफ हाईवेज को। इसमें आपकी केंद्रीय सरकार और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है 500 मिलियन प्रोजेक्ट टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। आपकी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इनके नाम आपको पता होना जरूरी है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो इस प्रोजेक्ट के चलते जो कैपेसिटी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज उसे एनहांस करेगा इन मेन स्ट्रीमिंग सेफ्टी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, और जो आपका ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसके चलते आपके 783 किलोमीटर ऑफ हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इन वेरियस ज्योग्राफीज बाय इंटीग्रेटिंग सेफ एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डिजाइंस सच एज, जैसे कि आपके लोकल एंड मार्जिनल मटेरियल्स हो गए, इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट्स हो गए, या जो जितनी भी आपकी बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं उनका भी इसमें यूज किया जाएगा। इससे आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस हैं
उसकी भी रिडक्शन होगी जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में रिलीज होती हैं। इसी के चलते जो आपका 500 मिलियन का जो लोन है ये आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा दिया गया है, जो कि आपका वर्ल्ड बैंक की ही एक हम कह सकते हैं पार्ट है। इसकी मेच्योरिटी रखी गई है 18.5 ईयर्स के लिए, जिसमें आपका 5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी इंक्लूड है। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी इस पैक्ट से रिलेटेड, क्या आपके ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। आज के हमारे 6 टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ गेन किया हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम से एक हफ्ता पहले आप सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज कर पाएंगे, वही आपका साथ दे पाएंगे इस लंबी दौड़ में। और साथ के साथ रेगुलरली जो आपके शाम के 5 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, उन्हें भी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।